माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। बच्चों, कक्षा 7 का ये अध्याय पढ़ते समय हमको सर्वप्रथम देखना होगा कि पूर्णांक किन्हें कहते हैं। हम सब जानते हैं अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमें इस तरह से कोई सबसे बड़ा अंक प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार जब हम शून्य से पीछे चलेंगे तो फिर पूर्णांक हमको प्राप्त होते हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 10, ऋण 100, ऋण 1000 और हम पीछे बढ़ते रहेंगे तो हमें अंततः कोई सबसे छोटा पूर्णांक भी प्राप्त नहीं होगा। तो पूर्णांकों को समझने के लिए हम समझें शून्य सहित वे सभी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं, चाहे वे ऋणात्मक हों या धनात्मक, वे पूर्णांक होती हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, कहीं से भी शुरू होंगे तो ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके आगे 7, 8, 9, 10 और अनंत तक। हमें ठीक ठीक समझने के लिए पूर्णांकों को संख्या रेखा का सहारा लेना होगा। देखें, यहां पर दो संख्या रेखाएं हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज संख्या रेखा जो x एक्सेंट x से दिखाई गई है और दूसरी खड़ी रेखा या वर्टिकल लाइन y और एक्सेंट y से दिखाई। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर शून्य है। कहने का मतलब यह है किसी एक संख्या रेखा पर चाहे खड़ी या पड़ी पर हम संख्याओं को गिन सकते हैं। खड़ी रेखा पर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्याएं धनात्मक होती हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, +5 और ऊपर +6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि। इसी प्रकार नीचे आने पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 10, ऋण 100, ऋण 1000 और अनंत तक। इसी प्रकार जो पड़ी हुई या हॉरिजॉन्टल संख्या रेखा है उस पर शून्य से दाहिनी ओर जाने पर +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, 9, 10, +1000, +2000, +4000 और फिर अनंत तक। इसी प्रकार संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ने पर शून्य से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और फिर अनंत तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर जब हम शून्य से बाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान घटता जाता है और जब हम खड़ी रेखा पर नीचे की ओर आते हैं तो संख्याओं का मान घटता जाता है। लेकिन जैसे जैसे ही हम संख्या रेखा पर खड़ी संख्या रेखा पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है। इसी प्रकार पड़ी संख्या रेखा पर जब हम बाएं से दाहिनी ओर चलते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। कहने का मतलब यह है कि पड़ी हुई संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या जो बाईं ओर है वो दाहिनी ओर की संख्या से छोटी होती है। जैसे ऋण 4 + 1, ऋण 4 बाईं ओर है इसलिए ऋण 4 छोटा है और +1 दाहिनी ओर है इसलिए बड़ा है। इसी प्रकार खड़ी संख्या रेखा पर देखें तो ऊपर हम देखते हैं एक संख्या +2 और नीचे -5। अब +2 और -5 देखने में लगता है कि 5 बड़ा है, लेकिन नहीं, +2 बड़ा है क्योंकि वह ऊपर है और -5 छोटा है क्योंकि वह नीचे है। इन दोनों बातों का, पूर्णांक का और संख्या रेखा का अध्ययन हम कक्षा 6 में कर चुके हैं। इसके बाद देखें योज्य प्रतिलोम। एक शब्दावली समझें। योज्य प्रतिलोम क्या है? किसी संख्या a का योज्य प्रतिलोम ऋण a तथा किसी संख्या ऋण a का योज्य प्रतिलोम a होता है।
किसी भी सारणी में कुछ संख्याओं के योज्य प्रतिलोम दिए गए हैं। ध्यान दें, शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जिसका कोई योज्य प्रतिलोम नहीं होता है। यहां देखें, एक तरफ संख्याएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनके योज्य प्रतिलोम दिए हुए। हम देखते हैं संख्या 2 का योज्य प्रतिलोम -2, संख्या 10 का योज्य प्रतिलोम -10। इसी प्रकार संख्या -12 का योज्य प्रतिलोम 12 और संख्या -213 का योज्य प्रतिलोम 213। कोई संख्या यदि ऋण यक्ष है तो उसका योज्य प्रतिलोम यक्ष होता है। इसी तरीके से ऋण 5/6 इसका योज्य प्रतिलोम 5/6 प्लस 54 या धन 54 का योज्य प्रतिलोम ऋण 54 और इसी तरीके से ऋण 32 का योज्य प्रतिलोम 32 होता है। एक चीज और ध्यान दें, योज्य प्रतिलोम समान अंकों वाली दो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें से एक में धन का चिन्ह होता है, दूसरे में ऋण का चिन्ह होता है और इन दोनों को जोड़ देने पर सदैव हमको शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए दाहिनी ओर देख सकते हैं, जैसे 2 प्लस -2, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमको आंसर शून्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम ऋण 213 और प्लस 213 इसको जोड़ेंगे तब भी हमको जो उत्तर प्राप्त होता है शून्य प्राप्त होता है। तो ऐसी समान अंकों वाली सभी संख्याएं जिनमें विपरीत चिन्ह होते हैं वे योज्य प्रतिलोम, एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती हैं। अब हम प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न पर आते हैं। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दिखाया गया है। यहां संख्या रेखा देखें, श्रीनगर और शिमला के बीच में 0 दिखाया गया है। फिर दाहिनी ओर चलने पर 5, 10, 15, 20, 25 की संख्याएं दिखाई गई हैं। ऋण 5 और ऋण 10 बाईं ओर दिखाए गए हैं। हमारा ऊपर इसी संख्या रेखा पर विभिन्न शहर दिखाए गए हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। इस जानकारी का प्रयोग करते हुए हम इन 4 प्रश्नों ABCD का हल देखेंगे। यहां संख्या रेखा दी हुई है और लिखा है प्रश्न, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। हम देखते हैं यहां पर नीचे की ओर स्थान दिए हुए हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। सारणी से देखकर हम देखते हैं लाहौल स्पीति का तापमान 0 से बाईं ओर चलने पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान -8, लाहौल स्पीति के सामने -8। फिर हम देखते हैं कि श्रीनगर का तापमान 0 से बाईं ओर चलने पर ऋण 1 और ऋण 2। तो हम श्रीनगर के सामने तापमान लिखते हैं ऋण 2। फिर शिमला का तापमान सीधे 0 से दाईं ओर चलने पर 5 जो कि धनात्मक है, इसलिए शिमला का तापमान -5। ऊटी का तापमान देखें तो 0 से दाहिनी ओर 5, फिर 10, फिर 11, 12, 13 और 14। तो ऊटी का तापमान +14 इस तरह से। और फिर बेंगलोर का तापमान देखते हैं तो 5, 10, 15, 20, 20 के बाद 21 और 22। तो बेंगलोर के सामने लिखते हैं +22 और या -22। तो इस प्रकार हमें सारणी प्राप्त होती है जिसमें लाहौल स्पीति का तापमान ऋण 8, श्रीनगर का तापमान ऋण 2, शिमला का तापमान -5, ऊटी का तापमान -14 और बेंगलोर का तापमान -22 है।
अब प्रश्न संख्या 2 देखें। उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है? तो इसके लिए उत्तर नंबर 1B में हम देखेंगे कि जो सबसे गर्म स्थान है वो है बंगलौर, जिसका तापमान है +22 या -22 डिग्री सेल्सियस, +22। और जो न्यूनतम तापमान है वो है लाहौल स्पीति का -8। इन दोनों के अंतर को देखने के लिए हम बंगलौर के तापमान में से लाहौल स्पीति का तापमान घटाएंगे तो यहाँ -22 -8। ऋणात्मक संख्याओं को घटाते नहीं हैं बल्कि उनको जोड़ा जाता है, इसलिए 22 में 8 जोड़ने पर आएगा 30। और जो सबसे गर्म और ठंडे स्थान के तापमान का अंतर होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? तो देखें, लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो है -8 और श्रीनगर का तापमान है -2। अब ध्यान से देखें तो जो श्रीनगर का तापमान है वह अधिक है और लाहौल स्पीति का तापमान कम है, इसलिए हमारा मूल प्रश्न का जो उत्तर होगा C नंबर का वो ये होगा कि हम श्रीनगर के तापमान में से लाहौल स्पीति के तापमान को घटाएं तो -2 -8 घटाने पर जब ऋणात्मक संख्या घटाएंगे तो धन हो जाएगी, तो ये हो गया -2 + 8 बराबर 6। हम देख सकते हैं कि श्रीनगर और लाहौल स्पीति के जो तापमान का अंतर है वो है 6 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ जो चौथा प्रश्न है वो कहता है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, या फिर क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो इसके लिए हम देखेंगे कि शिमला का जो तापमान है और जो श्रीनगर का तापमान है इसको जोड़ेंगे तो -2। D नंबर का प्रश्न है, -2 + 5 बराबर 3 डिग्री सेल्सियस। जो शिमला के तापमान से कम है, स्पष्ट रूप से श्रीनगर और शिमला के तापमान का जो योग है वो शिमला के तापमान से कम है, और इन दोनों तापमानों का योग यदि हम देखें श्रीनगर के तापमान से भी कम है तो साहब नहीं है, क्योंकि जो दोनों जगहों का तापमान का योग है वो है 3 डिग्री सेल्सियस, जबकि श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। देखें, प्रश्न 2 है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंकों में अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो देखें, इस प्रश्न के हल के लिए
हम सबसे पहले जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को इस प्रकार लिखते हैं 25, ऋण 5, ऋण 10, 15 और 10। जब हमको इनका योग ज्ञात करना है तो इन सभी के बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे। इस प्रकार 25 प्लस 25 धन ऋण 5 धन ऋण 10 धन 15 और धन 10। इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे। देखें इस प्रकार 25 फिर 15 और फिर 10। तीनों को जोड़ने पर 5 5 10 10 का 10 और 10 में 0 तो 10 10 का सिफर हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 1 5। तो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर आता है 50। फिर ऋणात्मक संख्या है ऋण 5 और ऋण 10, तो ऋण 5 और ऋण 10 जोड़ने पर हो गया 15 ऋण 15। अब हम 50 में से ऋण 15 घटाएंगे तो 50 और ऋण 15, शून्य में से 5 गया जाता नहीं तो यहां से ली दहाई, दहाई में 10, 10 में से 5 गया 5, फिर यहां बचे 4, 4 में से 1 गया 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर आता है वो 35, यानी जो अंक जैक के द्वारा प्राप्त किए गए उनका कुल योग 35 है। और इन्हें इस प्रकार लिखते हैं, धनात्मक संख्या 50 ऋण 15 बराबर 35 अंक। तो इस प्रकार से जो जैक द्वारा कुल प्राप्त किए गए अंक हैं वे हैं 35। अब प्रश्न संख्या 3। सोमवार को श्रीनगर का तापमान ऋण 5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? तो हल करने के लिए देखें, सबसे पहले श्रीनगर का तापमान सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर ऋण 5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान में जो कमी हुई वो हुई 2 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान होगा ऋण 5 ऋण 2 बराबर, दोनों ऋणात्मक संख्या इसलिए जुड़ जाएंगी, ऋण 7 डिग्री सेल्सियस। अब बुधवार को तापमान बढ़ गया, बुधवार को तापमान में वृद्धि बराबर 4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को जो तापमान था उसे ऋण 7 में 4 जोड़ने पर आया ऋण 7 धन 4 बराबर ऋण 3। तो बुधवार को तापमान था ऋण 3 डिग्री सेल्सियस। अब प्रश्न संख्या 4। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो देखें, समुद्र तल 0 को दर्शाता है और हवाई जहाज की ऊंचाई 5000 प्लस में दर्शाएगी और जो 0 से नीचे की दूरी है 1200 पनडुब्बी की दूरी वह ऋणात्मक दर्शाएगी। इसे इस प्रकार से लिखेंगे, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई बराबर प्लस 5000 मीटर या धन 5000 मीटर, पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई बराबर ऋण 1200 मीटर। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम अधिक दूरी में से कम दूरी को घटा देंगे। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो इस प्रकार होगी 5000 ऋण 1200 मीटर। और चूंकि ऋणात्मक संख्याएं घटती नहीं है इसलिए 5000 में 1200
इस प्रकार से जोड़ दिए जाएंगे। 5000 प्लस 1200 जोड़ने पर 0 और 0 0 0 और 0 0 0 और 2 मिलाकर के हो गया 2 और 5 और 1 मिला के हो गया 6। इस प्रकार 6200 आंसर आता है। तो 5000 और 1200 को जोड़ने पर 6200 इस प्रकार लिखेंगे। तो हवाई जहाज और हवाई जहाज की जो पनडुब्बी से दूरी है, ऊर्ध्वाधर दूरी, वो हो गई 6200 मीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, मोहन अपने बैंक खाते में रुपए 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से वह रुपए 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? बड़ा सरल है। खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे और हम इस प्रकार लिखेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो मोहन के खाते में जो जमा राशि है वो है 2000 रुपए, धनात्मक है। और मोहन के खाते में पुनः जमा राशि या कहें निकासी की राशि जो कि ऋणात्मक होगी, ऋण 1642 रुपए। तो खाते में कुल जमा मोहन के खाते में हो गई 2000 प्लस ऋण 1642 रुपए। और ऋण 1642 को हम 2000 में से इस प्रकार घटाएंगे। 2000 ऋण 1642 घटाने पर शून्य में से 2 जाता नहीं, इसलिए ली दाई, दाई में 10, 10 में से 2 गया 8, यहां बचे 9, 9 में से 4 गया 5, यहां बचे 9, 9 में से 6 गया 3, यहां रहा था 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं 358 मोहन के खाते में कुल जमा हुए 358 रुपए और मोहन के खाते में शेष राशि धन 358 रुपए। अब प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 6। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बहुत सरल उत्तर है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। और इस तरीके से लिखेंगे, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अब रीता की बिंदु ए से अंतिम स्थिति के बारे में देखें तो बिंदु ए से बिंदु बी तक पूर्व की ओर दूरी रीता के द्वारा चली गई बराबर प्लस 20 किलोमीटर। इसी तरह बिंदु बी से पश्चिम की ओर रीता के द्वारा चली गई 30 मीटर की दूरी को ऋणात्मक दर्शाएंगे तो ऋण 30 किलोमीटर। बिंदु ए से रीता की अंतिम स्थिति के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 20 प्लस माइनस 30 बराबर 20 ऋण 30 बराबर ऋण 10 किलोमीटर। अर्थात रीता बिंदु ए से अब 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 के लिए यहां है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? यहां पर 2 वर्ग दिए गए हैं, इनको खड़ा इस तरीके से और पड़ा इस तरीके से, विकर्ण में इस तरीके से, दोनों साइड में जोड़ने पर जिस वर्ग में समान योग फैलाएगा वही मायावी वर्ग होगा। हम
नंबर 1 को चेक करते हैं तो देखते हैं पहले ऊपर पड़ी हुई लाइन में 5 ऋण 1 और ऋण 4 है, तो ऋण 1 और ऋण 4 जोड़ने पर ऋण 5 होता है। धन 5 को जब ऋण 4 से जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ 0 आएगा। इसी प्रकार से ऋण 5 और ऋण 2 को जोड़ने पर ऋण 7 होता है, धनात्मक संख्या 7 है तो दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा। इसी प्रकार 0 3 और ऋण 3 को जोड़ने पर भी 0 आता है। खड़ा जोड़ने पर, खड़ी पंक्तियों में जोड़ने पर ऊपर ऋण 4 और नीचे ऋण 3 दोनों को जोड़ने पर 7 और ये मध्य के 7 से जब जुड़ता है तो 0 हो जाता है। इसी तरीके से इस लाइन में 3 और ऋण 3, ऋण 1 ऋण 2 जब 3 से मिलता है तो ये 0 हो जाता है। इसी प्रकार 5 ऋण 5 भी 0 होता है। लेकिन विकर्ण में देखें, इस यहाँ 0 है, यहाँ ऋण 2 है और यहाँ ऋण 4 है, तो ऋण 2 और ऋण 4 जुड़ करके ऋण 6 हो जाता है, इसलिए ये मायावी वर्ग नहीं है। तब दूसरा मायावी वर्ग है, इसको देख लें, 1 ऋण 4 और ऋण 6, इन तीनों को योगफल करेंगे तो ऋण 9 आएगा। इसी तरीके से ऋण 10 ऋण 3 और 4, 10 3 13, 13 में से 4 जाने पर 9, यहां भी ऋण 9 आएगा। ऋण 7 और ऋण 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ऋण 9 आएगा। इसी प्रकार हम ऊपर बाएं से दाएं चलने पर 1 और ऋण 10 को जोड़ेंगे तो ऋण 9 आएगा। ऋण 4 ऋण 3 और ऋण 2 इन तीनों को जोड़ने पर 4 3 7 2 9 ऋण 9 आता है। इसी तरीके से ऋण 6 और ऋण 7, ऋण 13 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो ऋण 9 आता है। इसी प्रकार विकर्ण को देखें तो ऋण 6 और ऋण 3 को जोड़ने पर ऋण 9 आता है। इसी तरीके से दूसरे विकर्ण को देखें तो 1 ऋण 3 और ऋण 7 को जोड़ने पर ऋण 9 आता है। तो इस प्रकार जो नंबर 2 है वो मायावी वर्ग है। अब प्रश्न नंबर 8, यहाँ a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a ऋण b बराबर a धन b का सत्यापन करना है। तो यहाँ 4 प्रश्न दिए हैं जिनमें a बराबर 21, b बराबर 18, नंबर 2 में a बराबर 118, b बराबर 125, 3 में a बराबर 75, b बराबर 84 दिया है और 4 में a बराबर 28 और b बराबर 11 दिया है। यह हम नंबर 2 में सत्यापन को दर्शाएंगे। देखें, बाएं पक्ष में a बराबर 118 तथा b बराबर 125 रखने पर a ऋण b बराबर 118, a की जगह 118 रखेंगे, फिर ऋण b की जगह ऋण 125 लिखेंगे। दोनों को हम देखेंगे, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है जिसको घटना है, इसलिए 118 में घटाया नहीं जाएगा बल्कि जोड़ा जाएगा। ऋण का गुणनफल धन होता है, इसलिए 118 और 125 को हम इस प्रकार जोड़ेंगे। 118 धन 125, 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 2 4 और फिर 1 और 1 2। हमने देखा दोनों का योगफल 243 आता है। इसको 243 को इस प्रकार लिखेंगे, बराबर 243। इसी प्रकार अब दाएं पक्ष में a बराबर 118 तथा b बराबर 125 रखने पर a प्लस b बराबर 118 प्लस 125 हम जोड़कर देख चुके हैं कि आता है 243। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, इसलिए a ऋण b बराबर a धन b सत्यापित हुआ। अब यहां देखें प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़ा है, छोटा है अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। तो यहां देखते हैं कि ऋण 8 और ऋण 8 धन ऋण 4 है बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में ऋण 8 ऋण 4 है। हम इनको जो गणितीय क्रिया है उनको करके बाएं और दाएं पक्ष में देखेंगे कि क्या सही है
और क्या गलत है, उसी अनुरूप चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखें, नंबर ए में बाएं पक्ष में ऋण 8 को जब ऋण 4 से हम जोड़ते हैं तो आता है ऋण 12। इसी प्रकार दाएं पक्ष में जब हम ऋण 8 से ऋण 4 को घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, बल्कि इसमें जुड़ जाएगा ये धन 8, इस तरीके से धन 4 इस तरीके से जुड़ेगा कि ऋण 8 और धन 4 जोड़ने पर आएगा ऋण 4। हम देखते हैं कि ऋण 12 छोटा है और ऋण 4 बड़ा है, तो इसलिए यहां पर जो चिन्ह हम लगाएंगे वो होगा ये ऋण 8 धन ऋण 4 छोटा है ऋण 8 ऋण 4 से। इसी प्रकार बी में ऋण 3 और ऋण 19, इनको जोड़ने पर 19 और 3 22, और 22 में से जब हम 7 घटाएंगे तो दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में देखें कि बी में ऋण 3 ऋण 19 दोनों को जोड़ने पर ऋण 22। अब ऋण 22 में से 7 को जोड़ने पर आता है आंसर 22 में से 7 गया ऋण 15। तो ऋण 15, और इसी को दाएं पक्ष में देखने पर 15 ऋण 8 और ऋण 9 बराबर 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 9 गया तो ये ऋण 2 आता है। तो हम देखते हैं कि बी में जो हमारा बायां पक्ष है वह ऋण 15, जो हमारा बायां पक्ष है वो है ऋण 15, और जो दाहिना पक्ष है वो ऋण 2। इसलिए यहां भी हम यही चिन्ह लगाएंगे, ऋण 3 धन 7 ऋण 19 छोटा है 15 ऋण 8 ऋण 9 से। इसी प्रकार 23 ऋण 41 और 11 बाएं पक्ष में जोड़ने पर 23 और 11 3 और 1 4 और 2 और 1 3, ये हो गए 34। 34 में जब हम ऋण 41 को क्रिया करेंगे तो 4 1, इसको 41 में से 34 घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, यहां रहे 3, 3 में से 3 गया 0, तो यहां पर आता है ऋण 7। इसी प्रकार दाहिने पक्ष में 23 और 23 में से 11 घटा देने पर 2, 3 में से 1 गया और 2 में से 1 गया 1, यहां प्लस 12, और प्लस 12 में से ऋण 41 को घटाएंगे तो फिर इस तरीके से 1 में से 2 जाता नहीं, यहां से दाई दाई में 10 1 11, 11 में से 2 गया 9, और यहां रहे 3, 3 में से 1 गया 2, तो हम देखते हैं यहां ऋण 29। तो इस प्रकार से सी के बाएं पक्ष में ऋण 7 है और दाहिने पक्ष में ऋण 29 है। तो बाएं पक्ष में ऋण 7 संख्या बड़ी है और दाहिने पक्ष में ऋण 29 संख्या छोटी है, इसलिए यहां जो चिन्ह लगाएंगे वो है ये 23 ऋण 41 धन 11 बड़ा है 23 ऋण 41 ऋण 11 से। इसी प्रकार नंबर डी में जो बायां पक्ष है 39 ऋण 24 और ऋण 15। तो देखें 39 में से ऋण 24 को घटाने पर 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1,
ये धन 15, और इसमें से जब हम ऋण 15 की क्रिया करेंगे तो 15 में से 15 चला गया तो बचा 0। हम देखते हैं बाएं पक्ष में 0 है। इसी प्रकार हम दाहिने पक्ष में देखेंगे तो 36, ये अब ये ऋण और ऋण, माइनस का 36 है या ऋण का 36 है, इसलिए ये घटने पर धन का हो जाएगा। तो 36 और 36 को जोड़ने पर 6 और 6 12 के 2 हासिल लगा 1 3 1 4 3 7, ये हो गया 72। अब 72 में से ये धन जोड़ा जाएगा 72 में ऋण 52 को, अर्थात ये 52 घट जाएगा। तो 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 5 गया तो 2। हम देखते हैं कि 20 दाहिने पक्ष में है, एक बड़ी संख्या है, और 0 बाएं पक्ष में है जो कि छोटी संख्या है, इसलिए डी में जो चिन्ह लगेगा वो। इसी प्रकार पी के बाएं पक्ष में ऋण 231, 79 और 51 है। बाएं पक्ष में सबसे पहले 79 और 51 को, जो कि धनात्मक संख्याएं हैं, जोड़ेंगे तो 9 1 10 का सिफर हासिल लगे 1 7 1 8 5 13, यह आया 130। अब 130 धनात्मक संख्या है, इसको ऋण 231 में से घटाएंगे इस प्रकार से, तो प्लस 130, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 3 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, इस प्रकार आया ऋण 101। इसी प्रकार दाहिने पक्ष में 159 और 81 दोनों धनात्मक संख्याएं, इनको जोड़ने पर 9 1 10 का सिफर हासिल लगा 1, 5 1 6 8 14 के 4 हासिल लगा 1 और 1 2, ये हो गए 240। और 240 धन का है, इसको जब ऋण 399 में हम जोड़ेंगे तो ऋण 399 धन 240, एक संख्या धन की है और दूसरी ऋण की है, इसलिए घटाना हो जाएगा। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यहां आएगा ऋण 159। हम देखते हैं कि ई में जो बाईं ओर है वो ऋण 101 है, जबकि दाहिनी ओर ऋण 159 है। तो ऋण 101 ऋण 159 से बड़ी संख्या है, इसलिए यहां जो चिन्ह लगेगा वो बड़ा है का लगेगा। देखें इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 10, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? देखें, अभी बंदर पहली सीढ़ी पर है, उसे 9वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए 8 सीढ़ी उतरना है। गणित की भाषा में कहेंगे तो ऋण 8 सीढ़ी चढ़ना है। तो ऋण 3 + 2, पहली छलांग में 3 सीढ़ी ऋण की उतरता है और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियां धन की चढ़ता है। तो इस प्रकार से ऋण 3 + 2 यानी 2 छलांग फिर बराबर ऋण 1, यानी 2 छलांग में वह ऋण 1 सीढ़ी चढ़ेगा। इस प्रकार इस तरह प्रति 2 छलांग में बंदर 1-1 सीढ़ी चढ़ते हुए 10 छलांग में ऋण 5 सीढ़ी तक चढ़ेगा। फिर 11वीं छलांग में ऋण 5 ऋण 3 यानी ऋण 8 सीढ़ी चढ़कर पानी के स्तर वाली सीढ़ी तक पहुंचेगा। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है उसमें पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो देखें,
अभी बंदर नवी सीढ़ी पर है, उसे पहली सीढ़ी तक पहुंचने के लिए +8 सीढ़ी चढ़ना है या -8 सीढ़ी चढ़ना है। तो 4 और -2 बराबर 2। हम देखेंगे पहली छलांग में वो 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ेगा, फिर 2 सीढ़ियां नीचे की ओर उतरेगा। इस प्रकार 2 छलांग में वह 2 सीढ़ियां ऊपर पहुंचेगा। इस तरह प्रति 2 छलांग में बंदर 2-2 सीढ़ी चढ़ते हुए 4 छलांग में +4 सीढ़ी चढ़ेगा। अब इस प्रकार वह 5वीं छलांग में एक पांचवी छलांग यानी एक अन्य छलांग में वह 4 और सीढ़ी चढ़ करके +8 सीढ़ियों पर पहुंचेगा। तो 5वीं छलांग में वह पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। अब यदि नीचे की ओर निरूपित गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। a बराबर -3 धन 2 इस प्रकार से जहां तक हो वहां तक बराबर -8। इसी प्रकार b में 4 -2 प्लस जहां तक हो सके वहां तक बराबर 8। a में योग -8 सीढ़ियां नीचे की ओर जाने को निरूपित करता है, तो b में योग 8 किसको निरूपित करेगा? तो सबसे पहले हम a नंबर को देखते हैं। भाग 1 में बंदर की गति -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 फिर -3 बराबर -8। ये बंदर के उतरने और चढ़ने की गति है भाग 1 में। अब भाग 2 में बंदर की गति है 4 -2 4 -2 प्लस 4 बराबर 8। अब योग 8 यदि योग -8 सीढ़ियां नीचे जाने को निरूपित करता है, तो योग 8 सीढ़ियां ऊपर जाने को निरूपित करेगा। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel.